अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो लेक्चर है ये लॉ गेट के एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, अगर अपकमिंग लॉ गेट की बात की जाए कि अब दोबारा लॉ गेट कब कंडक्ट होगा, तो अब जो दोबारा लॉ गेट कंडक्ट होगा वो जुलाई के लास्ट वीक या अगस्त के फर्स्ट वीक में होगा। वैसे अगर रूटीनली देखा जाए तो लॉ गेट जो है हर 3 मंथ्स के बाद होता है। जिस तरीके से पहले फ़ेब में हुआ, फिर जून में हुआ और अभी एक्सपेक्टेड था कि अक्टूबर में होगा। लेकिन अब एक ही महीने के बाद लॉ गेट लेने का रीज़न क्या है? अक्सर स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि सर एक ही महीने के बाद क्यों लिया जा रहा है लॉ गेट? उसका रीज़न ये है कि कोविड के दौरान कुछ ऐसे एडवोकेट्स थे जिनको 45, 46 के मार्जिन पर उनको जो है लाइसेंस इशू कर दिया गया था। अब लाइसेंस उनको इशू किया गया 45 मार्क्स पर और उनको परमिशन दे दी गई कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब रिसेंटली पंजाब बार काउंसिल ने और पाकिस्तान बार काउंसिल ने उनके ऊपर बैन लगा दिया कि अब वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते और उनका जो लाइसेंस है वो एक किस्म का फ्रीज़ हो चुका है। ना ही वो प्रैक्टिस कर सकते हैं और ना ही वो जो बार की इलेक्शन होती है उसमें वोट दे सकते हैं। तो अब वो क्या करें? उन्हीं के लिए जो है अब लॉ गेट होगा एक ही महीने बाद, यानी कि अभी जुलाई के लास्ट वीक में या फिर अगस्त के फर्स्ट वीक के अंदर। तो इसी के साथ साथ जो भी लॉ गेट के एस्पिरेंट्स हैं, जो भी एलएलबी जिनकी कंप्लीट हो चुकी है, तो वो जो है टेस्ट अपना दे सकते हैं। अंडरस्टैंड? दूसरी बात ये कि अभी जो रिसेंट लॉ गेट हुआ, जिस तरीके से आप सबको पता है कि फ़ेब में हुआ, फिर अभी जून में हुआ। अब जो 25 जून को जो लॉ गेट हुआ, इस लॉ गेट के अंदर क्या था? इस लॉ गेट के अंदर अक्सर स्टूडेंट बहुत ही परेशान हुए कि सर इतना टफ़ टेस्ट और इतना मुश्किल टेस्ट, ये ऐसे सवाल जो हमने पहले कभी पढ़े नहीं। जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन का पोर्शन थोड़ा टफ़ था और इसी के साथ-साथ जो अगर हम देखें क्रिमिनल लॉ का पोर्शन टफ़ लगा। उसका रीज़न क्या था? उसका रीज़न सिंपली ये था, जिन स्टूडेंट्स ने बैरेक को पढ़ा, बैरेक को समझा, उनके लिए ईज़ी था। जिन्होंने कॉन्सेप्चुअल तैयारी की, जिन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए, उनके लिए ये डिफ़िकल्ट टेस्ट था। अब यहाँ पर ज़ाहिर-सी बात है, आपका क्वेश्चन रेज़ ये हो सकता है कि सर हम एक-एक वर्ड को किस तरीके से मेमोराइज़ करें? बैरेक को ज़ाहिर-सी बात है, बैरेक के कुछ वर्ड्स भी ऐसे होते हैं जो समझ में नहीं आते, तो उसको किस तरीके से याद किया जाए? तो देखें, यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम अपने सेशन के अंदर एक तो सबसे पहले हम जो है आपको कॉन्सेप्चुअल स्टडी करवाते हैं, यानी कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवाएँगे। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, उसके बाद हम बैरेक की स्मार्ट स्टडी की तरफ आएँगे। यानी कि बैरेक के अंदर जितने भी सेक्शंस, जितने भी आर्टिकल्स हैं, उन सबको पढ़ना सिखाएँगे कि जो न्यू स्टूडेंट्स हैं या जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एलएलबी तो कर ली लेकिन उनको यही नहीं पता कि बैरेक क्या होता है, या फिर उनको अभी तक यही नहीं पता कि जो सेक्शंस हैं उनको किस तरीके से रीड आउट किया जाता है, तो उनको हम इस तरीके से हेल्प आउट करते हैं। अब जो आज का हमारा सेशन जो स्टार्ट होने वाला है, आज जो हमारे पास डेट है 4 जुलाई, ठीक है। 4 जुलाई को ये सेशन स्टार्ट होगा और जो है ये होगा टिल टेस्ट। अब टिल टेस्ट का मतलब क्या है? टिल टेस्ट का मतलब ये है कि आइदर आपका टेस्ट अगस्त के फर्स्ट वीक में हो या फिर इसको एक्सटेंड कर दिया जाए। यानी कि आपको जिस तरीके से पता है कि एचईसी जो है हर बार क्या करती है, हर बार एचईसी अपनी डेट को एक्सटेंड करती रहती है। तो हो सकता है कि डेट एक्सटेंड भी हो जाए, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जो टेंटेटिव डेट है इसकी वो अगस्त की फर्स्ट वीक ही है। तो आप अपनी तैयारी जो है कंटिन्यू रखें, अपना टाइम वेस्ट आपने नहीं करना। अब हम सेशन के अंदर तैयारी किस तरीके से करते हैं ये भी आपको बता दूं कि किस तरीके से तैयारी करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारे पास फॉर एग्जांपल डेज जितने भी हों, लेकिन हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम जो है क्यूएसओ, फिर सीपीसी, फिर उसके बाद लीगल एथिक्स, उसके बाद क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ के अंदर आपका आ गया सीआरपीसी भी आ गया और आपका पीपीसी भी आ गया, ठीक है। अब ये कितने मार्क्स बन गए? 20, 20 और 10 और 10 इसके, 10 इसके, 50-70 मार्क्स इसके बन गए। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के 15 मार्क्स। उसके बाद लीडिंग केसेस, अब जो लीडिंग केसेस हैं इसके कितने मार्क्स हैं? इसके 5 मार्क्स हैं। तो ये भी नियर अबाउट 20 मार्क्स हो गए। अब कितने हो गए? ये हो गए आपके इसके 10 मार्क्स हैं, ये हो गए आपके 85 मार्क्स। फिर आगे आपका इंटरनेशनल लॉ का पोर्शन, इंटरनेशनल लॉ के पोर्शन के 5 मार्क्स हैं और उसके बाद ज्यूरिस्प्रूडेंस। अब जो ज्यूरिस्प्रूडेंस है ये थोड़ा टफ है। इसके टफ होने का रीज़न क्या है? इसके टफ होने का रीज़न बहुत ही सिंपल है कि ज्यूरिस्प्रूडेंस आपकी दोनों ज्यूरिस्प्रूडेंस है, एक आपकी इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस भी है और एक आपकी मॉडर्न ज्यूरिस्प्रूडेंस भी है।
अब दोनों टफ इस तरीके से हैं कि इन दोनों के 5 मार्क्स हैं, लेकिन दोनों की दोनों पूरी की पूरी बुक्स हैं। तो दोनों की पूरी बुक्स पढ़ना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कि स्टूडेंट के लिए कि वो इतने कम टाइम में पूरी की पूरी बुक किस तरीके से पढ़े, ठीक है। और इंटरनेशनल लॉ, जाहिर सी बात है इसके 5 नंबर हैं, लेकिन अगर आप इसके पोर्शन को देखें तो यूएनओ के जो आर्टिकल्स हैं वो 111 आर्टिकल्स हैं। फिर इंटरनेशनल कोड ऑफ जस्टिस, ये अलग टॉपिक है। तो यूएनओ और आईसीजे, यूएनओ और आईसीजे, इनमें से कोई भी 5 सवाल आ जाएंगे। अब हम करते क्या अपनी तैयारी के अंदर, सबसे पहले क्यूएसओ, सीपीसी, फिर लीगल एथिक्स, फिर क्रिमिनल लॉ, इस पूरे के पूरे पोर्शन को हमने एक बार अच्छे से पढ़ लिया, जिसके अंदर आपके नियर अबाउट कोई 20 या 25 डेज लग जाएंगे। फिर लास्ट डेज में हम क्या करते हैं, लास्ट डेज में 2 डेज़ का सेशन होता है जिसके अंदर इंटरनेशनल लॉ पढ़ी, और फिर 3 to 4 डेज में जूरिस्प्रूडेंस को क्लियर कर लिया। ये हो गया आपका एक स्टडी का पैटर्न, जिस स्ट्रेटेजी के साथ हम चलते हैं। अब ये स्ट्रेटेजी हमने ली किसके अंदर, एक लॉन्ग सेशन के अंदर, 1 मंथ का या 2 मंथ का सेशन के अंदर। फिर जब आपके लास्ट 10 डेज बचेंगे, मिसाल के तौर पे 20 जुलाई तक हमने अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली, अब टाइम आगे बहुत है, फिर हमने क्या करना है, फिर हम चले जाएंगे किसकी तरफ, क्रैश कोर्स की तरफ। क्रैश कोर्स के अंदर हम क्या करेंगे, क्रैश कोर्स के अंदर हम जो है एक डे में, 1 डे में 1 सब्जेक्ट, एक डे में एक सब्जेक्ट क्लियर करेंगे। आपके सब्जेक्ट कितने हैं, 10 सब्जेक्ट्स हैं। तो इस हिसाब से आपके 10 डेज़ के अंदर अगर हम एक दिन की 2 आवर्स की भी क्लास दें तो हम 10 डेज़ के अंदर ये सेशन भी कंप्लीट कर लेंगे। फिर अब लास्ट में होता ये है कि जिस तरीके से अभी रिसेंटली क्या हुआ कि 25 यानी कि संडे को टेस्ट था, और टेस्ट होने से 2 दिन पहले स्टूडेंट ने ये कहा कि सर कोई रिवीजन, कोई फिंगर टिप्स, कोई इस तरीके का कुछ हो जाए। तो फिर लास्ट 2 डेज़ के अंदर हमने क्या किया, हमने एक लेक्चर रिकॉर्ड किया, जो लेक्चर था नियर अबाउट 4 to 6 आवर्स का। इस 4 to 6 आवर्स के अंदर क्या किया, हमने पूरे के पूरे लॉ गेट के पोर्शन के अंदर जितने भी मोस्ट रिपीटेड 500 to 600 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उनको रिवाइज किया, और साथ ही साथ फिर हमने इस लेक्चर के बाद क्या किया, इस लेक्चर के बाद हमने एक मॉक टेस्ट स्टूडेंट से ली। उस मॉक टेस्ट के अंदर क्या किया, उस मॉक टेस्ट के अंदर 2 आवर्स का टाइम दिया, और 2 आवर्स के टाइम के अंदर सारे के सारा एक जो है मॉक टेस्ट का इन सबको कंबाइन कर एक टेस्ट कंडक्ट किया कि अब आप यूँ समझे कि आपका लॉ गेट का टेस्ट हो रहा है, ठीक है। और वो भी जाहिर सी बात है ऑनलाइन वेब जनरेटेड ही होता है। उसके अलावा फिर रजिस्ट्रेशन का क्या तरीक़ेकार है, जाहिर सी बात है आपको पता होगा, एचईसी के अंदर आपने क्या करना है, सबसे पहले अपनी जो एक प्रोफाइल है वो जनरेट करनी है, और उसके बाद आप जो है अपने मार्क्स वगैरह शो कराकर आप जो है एचईसी में अप्लाई कर सकते हैं। अंडरस्टैंड। अब आज जो हमने पोर्शन स्टार्ट करना था वो वैसे क्यूएसओ था, लेकिन रूटीन से हटके अगर हम क्रिमिनल लॉ की तरफ चलें तो क्रिमिनल लॉ के अंदर हमारे पास जो सीआरपीसी है, सीआरपीसी के 10 मार्क्स हैं, और उसके अलावा पीपीसी के 10 मार्क्स हैं। अब सीआरपीसी के अंदर क्या है, सीआरपीसी के अंदर 152 सेक्शंस हैं जो आपने याद करना है। कितने सेक्शंस हैं, 152 सेक्शंस। और जो आपका पीपीसी है इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 5 चैप्टर्स हैं, और सीआरपीसी के अंदर 11 चैप्टर्स हैं। अब इनको याद करना हो सकता है आपके लिए डिफ़िकल्ट हो, लेकिन इसको आसान किस तरीके से बनाया जाएगा, इसको आसान कुछ इस तरीके से बनाया जा सकता है कि पहले आपने बैरेक को पढ़ा, बैरेक में से कुछ समझ में नहीं आया, उसके बाद आपने मेरा जो है लेक्चर ले लिया। देखें, जब आप क्या करते हैं, आप डायरेक्ट किसी का लेक्चर सुनते हैं, जब भी आप किसी भी शख्स का डायरेक्ट लेक्चर सुनेंगे तो आपके जहन पे वो लेक्चर नहीं बैठेगा। उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न ये है कि वो लेक्चर आप जो है माइंड के अंदर फ्री होके सुन रहे हैं। जब आप बैरेक को पढ़ेंगे, अब मिसाल के तौर पे ये बैरेक है, इसमें से आपने जो है 2 सेक्शंस पढ़े, दूसरे सेक्शन में से आपको कोई भी एक सेक्शन क्लियर नहीं हुआ। जाहिर सी बात है जब आपको कोई सेक्शन क्लियर नहीं होगा फिर आपके जहन में सवाल उभरेगा, फिर उस लेक्चर को जब आप सुनेंगे तो जाहिर सी बात है वो लेक्चर आपके जहन में फिट बैठ जाएगा। तो कहने का मेरा मकसद क्या है, कहने का मेरा मकसद सिंपली आपसे ये है कि आपने क्या करना है, पहले खुद से सेल्फ स्टडी करनी है 1 to 2 आवर्स, उसके बाद फिर आपने किसी का लेक्चर सुनना है। ज़रूरी नहीं है, मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे पास ही पढ़ें, मैं ये नहीं कहता कि आप जो है सारे के सारे मेरे पास ही आएँ। मेरे समझाने का मकसद सिर्फ इतना है कि आप जो है खुद से पढ़ें या किसी से भी पढ़ें, लेकिन तैयारी इस तरीके से करें कि आप जो है अच्छे से अच्छे मार्क्स उठा सकें। अब आज का जो हमारा चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर आज हम देखेंगे सीआरपीसी का। अब सीआरपीसी के अंदर इसके कितने चैप्टर्स हैं, इसके 11 चैप्टर्स हैं।
ठीक है। अब इसके 11 चैप्टर्स कौन कौन से चैप्टर्स हैं? एक हमारे पास आ जाता है इंट्रोडक्शन, यानी कि चैप्टर 1। चैप्टर 1 के बाद चैप्टर 5 है, चैप्टर 5 के बाद चैप्टर 7 है, और 7 के बाद चैप्टर 8, और 8 के बाद 10, फिर 11, उसके बाद फिर चैप्टर 14, 14 के बाद 16, 16 के बाद 17, और 17 के बाद 31, और फिर 39। ये 11 चैप्टर्स हो गए, जिसके अंदर आपके पास कौन सा आ गया? इंट्रोडक्शन का। फिर उसके बाद आ गया अरेस्ट, एस्केप और रीटेकिंग का। और फिर उसके बाद कौन सा आ जाता है? उसके बाद आ जाता है आपके पास सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस और पब्लिक न्यूसेंस। फिर टेम्परेरी ऑर्डर अर्जेंट केसेस, यानी कि न्यूसेंस का जो चैप्टर है जिसके अंदर एक या दो ही सेक्शंस हैं। फिर उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारे पास चैप्टर है वो है इन्वेस्टिगेशन का, चैप्टर नंबर 14, 154 से लेके 176 तक। अब लेक्चर देने के साथ साथ मैं आपको ये भी बताता जाऊंगा कि किस किस चैप्टर में से सवाल बनते हैं और किस किस चैप्टर में से सवाल आ सकते हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 16 है 200 सेक्शन से ऑनवर्ड, जो कि कंप्लेंट, डायरेक्ट कंप्लेंट का चैप्टर है। फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 17 है कमेंसमेंट ऑफ प्रोसीडिंग बिफोर कोर्ट, और उसके बाद 31 है अपील का, और फिर है 39 अपील और फिर बेल का, और 14 किसका था? 14 था इन्वेस्टिगेशन का। अब यहाँ पर आप ये पूछ सकते हैं कि सर किस किस चैप्टर में से सवाल ज़्यादातर आते हैं? देखिए, मोस्ट रिपीटेड जो पैटर्न है एचईसी का, ज़्यादातर सवाल जो आपके आते हैं वो आते हैं या तो इंट्रोडक्शन में से, या आता है इन्वेस्टिगेशन में से, या आता है बेल या फिर अपील में से। यहाँ से आपके एक एक सवाल आ जाएंगे। और मार्क्स कितने हैं? मार्क्स हैं आपके 10। ठीक है, तो 10 में से अगर आपने यहाँ से इसको अच्छे से, इसकी इन चैप्टर्स की अच्छे से ग्रिप कर ली, फिर आप दूसरे चैप्टर्स की तरफ आ गए, तो फिर आप कि 10 में से 8 मार्क्स तो पक्के हैं। अब सबसे पहला सवाल ये कि ज़्यादातर ये पूछा गया कि ये जो हमारे पास सीआरपीसी है ये कौन सा लॉ है? अब देखें, सीआरपीसी एक क्या है? जनरल लॉ। सीआरपीसी इज़ एन जनरल लॉ। आपने याद सिर्फ इतना रखना है कि हमारे पास प्रोसीजरल लॉ कौन से हैं, जनरल लॉ कौन से हैं। अब जो हमारे पास क्यूएसओ है, और हमारे पास सीपीसी है, और हमारे पास सीआरपीसी है, और उसके बाद हमारे पास पीपीसी है। इनमें से आपने ये चीज़ें याद रखनी है कि इनमें से हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसा सब्जेक्ट है जो कि सब्सटेंटिव लॉ है। क्या है? सब्सटेंटिव लॉ। इससे हट के ये तीनों चैप्टर्स, तीनों जो सब्जेक्ट्स हैं, ये क्या है? तीनों की तीनों सब्जेक्ट्स हमारे पास प्रोसीजरल लॉ है, और चारों के चारों अगर ये पूछे तो चारों के चारों हमारे पास जनरल लॉ है। अब यहाँ पर एक बात आपने याद रखनी है कि जब भी स्पेशल लॉ आएगा, मिसाल के तौर पे एक हमारे पास कानून बनता है सिंध रेंटेड प्रीमाइसिस, ठीक है, और पीपीसी के अंदर मिसाल के तौर पे लिखिए कि फॉर एग्जांपल कोई पनिशमेंट लिखी है, और सिंध रेंटेड प्रीमाइसिस के अंदर उसकी पनिशमेंट लिखी है 4 मंथ्स। तो आप ये बताएं कि आप जो है किसको ज़्यादा तरजीह देंगे? तो आपने एक बात हमेशा याद रखनी है कि वेयर स्पेशल लॉ कम्स, स्पेशल और लोकल लॉ ऑलवेज सुपरसीड द जनरल लॉज। यानी कि जब भी हमारे पास स्पेशल या लोकल लॉ आएगा तो वो जनरल लॉ को सुपरसीड करेगा। इसी तरीके से एक और एग्जांपल ले लें, हमारे पास सेक्शन नंबर 29B है, किसका? सीआरपीसी का। इस सेक्शन के अंदर क्या है? इस सेक्शन के अंदर हमें यह बताया गया कि जुवेनाइल की एज कितनी है। क्या है? जुवेनाइल की एज कितनी है। लेकिन JJSA आया, JJSA जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट आ जाता है 2018 के अंदर। जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट ने सिंपली इतनी बात की कि जुवेनाइल वो है बच्चा, यानी कि जुवेनाइल वो है जिसकी एज 18 से कम है। और सीआरपीसी के अंदर उसकी एज अगर आप 29 के अंदर देखेंगे तो उसकी एज लिखी है 15 से कम। तो अब आप किसको मानेंगे, किसकी बात मानेंगे? तो आपने ये बात समझाने की हद तक यहाँ तक इसको क्लोज करें। सिर्फ और सिर्फ ये बात याद रखें कि जहाँ भी स्पेशल या लोकल लॉ आएगा तो वो जनरल लॉ को सुपरसीड कर देगा। क्लियर हुई ये चीज़? उसके बाद आ जाएं जो चैप्टर 1 है, सेक्शन नंबर 1 से लेकर सेक्शन नंबर 5 तक। अब जो सेक्शन नंबर 1 से सेक्शन नंबर 5, सेक्शन नंबर 1 जाहिर सी बात है इंट्रोडक्शन का होता है, और यहाँ पर आपने ये बात याद रखनी है कि जितने भी हमारे पास लॉज हैं सब के अंदर सेक्शन 2 के अंदर क्या होती है? डेफिनेशंस। लेकिन इस चैप्टर के अंदर, इस हमारे पास सब्जेक्ट के अंदर क्या है? सीआरपीसी के अंदर जो डेफिनेशंस है वो है सेक्शन नंबर 4 के अंदर। सेक्शन 4 के अंदर डेफिनेशंस है।
सेक्शन 3 ने क्या बात की? सेक्शन 3 सिंपली इतना कहता है कि जो हमारे पास पीपीसी है ये है कब का? 1860 का। और सीआरपीसी कब का है? सीआरपीसी है 1898 का। अब ये बताएं कि इन 38 सालों के बीच में कौन सा कानून आया, या इन 38 सालों के बीच में कौन सा प्रोसीजर एडॉप्ट हुआ कोर्ट के ज़रिए? तो आपने ये बात याद रखनी है कि सबसे पहले हमारे पास 1861 में आया एक, फिर उसके बाद 1872 में, फिर 1882 में, और फिर 1898 में। तो अंग्रेज़ साहब बहादुर ने क्या किया कि अंग्रेज़ ने इन 38 सालों के अंदर 4 बार प्रोसीजर लॉ को चेंज किया। अंडरस्टैंड? लेकिन हम इसी कानून को अभी तक लेके चल रहे हैं जिसके अंदर बहुत ही फ्लॉज मौजूद हैं। उसके बाद डेफिनेशंस को अगर हम देखें तो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट जो ज़्यादा ज़रूरी डेफिनेशन है वो है एडवोकेट जनरल की। अच्छा, ये किस तरीके से याद होगी? क्योंकि आपने अभी देखा कि एचईसी ने जुलाई के अंदर जो टेस्ट लिया उसके अंदर लिखा होता है कि इस सेक्शन के इस क्लास के अंदर ये बात लिखी है, या इस क्लास के अंदर ये बात मौजूद है। तो अब आप बताएं इसके अंदर वर्ड कौन सा आएगा? तो इस डेफिनेशन को याद करने के लिए बहुत ही आसान स्ट्रेटेजी अगर मैं बताऊं तो ए से क्या आता है? एडवोकेट। तो सेक्शन 4 सब क्लास ए के अंदर क्या आ गया? एडवोकेट जनरल। ठीक है। अब इसी तरीके से अगर आप आगे चलें, बी से क्या आता है? बेलेबल ऑफेंस। तो बी के सब क्लास बी के अंदर बात की जा रही है किसकी? बेलेबल ऑफेंस की। अंडरस्टैंड? अब कह रहा है कि एडवोकेट जनरल कौन होता है? जो कि गवर्नमेंट प्लीडर हो, सरकारी वकील हो, वो सारे के सारे क्या हैं? वो सारे के सारे हमारे पास एडवोकेट जनरल है। बेलेबल ऑफेंस और नॉन बेलेबल ऑफेंस कौन से होते हैं? बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस वो होते हैं विच शोन बेलेबल अंडर सेकंड शेड्यूल। जब आप सीआरपीसी का सेकंड शेड्यूल खोलते हैं तो उसके अंदर हमारे पास क्या है? उसके अंदर हमारे पास सारी की सारी एक लिस्ट बताई गई है कि बेलेबल ऑफेंस, नॉन बेलेबल ऑफेंस कौन से हैं, ठीक है, और कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कौन से हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास डेफिनेशन आती है चार्ज की। अब देखें यहाँ तक ए बी क्लियर हुआ। सी से क्या आता है? सी से आ जाता है चार्ज। चार्ज का मतलब क्या है? 220 से ऑनवर्ड जब जाएंगे सीआरपीसी के सेक्शंस के अंदर तो वहाँ पर चार्ज की डेफिनेशन मिलेगी। चार्ज का पूरा चैप्टर है, लेकिन वो आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। चार्ज इंक्लूड्स एनी हेड ऑफ चार्ज विच कंटेन्स मोर देन वन। मिसाल के तौर पे जब चार्ज शीट फ्रेम होती है तो उसके अंदर चार्ज शीट के अंदर ये बताया जाता है कि इस पर्सन के ऊपर, इस अक्यूज के ऊपर कौन कौन से चार्जेस लगे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद कॉग्निजेबल ऑफेंस एफ के अंदर है। कॉग्निजेबल ऑफेंस वो मीन्स एन ऑफेंस in which police may in accordance with law arrest under the second schedule। उसके बाद एक कंप्लेंट, एच के अंदर कंप्लेंट आ जाता है। अब कंप्लेंट का पूरा चैप्टर मौजूद है सेक्शन 200 से ऑनवर्ड, ठीक है। अगर आपसे कोई ये पूछे नॉन चालान केस के बारे में बताएं या नॉन चालान केस से रिलेटेड कोई सवाल आया तो वो भी सेक्शन 200 से ऑनवर्ड जो चैप्टर है इसके अंदर ही है। कंप्लेंट मीन्स द एलिगेशन मेड ओरली और वर्बली। वर्बली और ओरली ये भी पूछ सकता है, या फिर वर्बली और रिटन, ठीक है, और इन राइटिंग टू द मैजिस्ट्रेट और आइदर नॉन और अननोन कमिटेड एन ऑफेंस। कह रहा है कि कंप्लेंट वो होती है कि जो डायरेक्टली टू द मैजिस्ट्रेट हो। किसको हो? डायरेक्टली टू द मैजिस्ट्रेट, एफआईआर से हटके। अंडरस्टैंड? चाहे फिर वो ओरली हो, चाहे फिर वो इन रिटन हो, उसको हम क्या कहते हैं? इट डज नॉट इंक्लूड द रिपोर्ट ऑफ पुलिस, यानी कि इसके अंदर पुलिस की रिपोर्ट नहीं आती। अब लास्ट टाइम जो उसने सवाल पूछा फरवरी के अंदर, तो उसके अंदर क्या था? उसके अंदर उसने क्या किया? इट डज नॉट इंक्लूड, फिर डैश कर दिया। यानी कि कहने का मकसद क्या है कि जो हमारे पास एचईसी है, हायर एजुकेशन कमीशन, इसका जो पैटर्न है टेस्ट लेने का वो कॉपी पेस्ट पैटर्न है। कॉपी पेस्ट का मतलब वो बैरक के वर्ड्स को, पूरे के पूरे बैरक की लाइन को उठाती है और कोई भी एक वर्ड मिस कर देती है, ठीक है। अब जब उसने वर्ड मिस कर दिया, जब आपने वो सेक्शन, वो आर्टिकल पढ़ा होगा तो जाहिर सी बात है आप क्या करेंगे? आप जो है उसको डिफाइन कर सकेंगे, आप उसका सही से जवाब दे सकेंगे। लेकिन अगर आपने कॉन्सेप्चुअल तैयारी की होगी, सिर्फ किसी के लेक्चर्स ही सुने होंगे या बैरक को खोला भी नहीं होगा एक बार, तो जाहिर सी बात है उसका जवाब आपको सही से नहीं आएगा। उसके बाद आ जाता है इंक्वायरी। अब कह रहे हैं कि इंक्वायरी किसको कहते हैं? के अंदर इंक्वायरी है। के का वर्ड याद रखें, के अंदर इंक्वायरी। इंक्वायरी इंक्लूड्स अदर देन ट्रायल। कह रहे हैं कि ट्रायल से हटके अगर कोई भी कंडक्ट किया जाता है, मजिस्ट्रेट कोई भी इंक्वायरी करता है, मजिस्ट्रेट जो है इन्वेस्टिगेशन नहीं करता, मजिस्ट्रेट क्या करता है? मजिस्ट्रेट करता है इंक्वायरी। ट्रायल से हटके अगर मजिस्ट्रेट कुछ भी करेगा उसको हम इंक्वायरी कहेंगे।
उसके बाद है इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन का चैप्टर नंबर 14 है और यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन आई के अंदर मौजूद है। इन्वेस्टिगेशन आई से इन्वेस्टिगेशन आता है। तो कहने का मकसद ये है कि सीआरपीसी के अंदर सेक्शन 4 के अंदर बहुत सारे ऐसे क्लासेज हैं जो कि अपने फर्स्ट अल्फ़ाबेट से ही स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। जैसे बेलेबल ऑफेंस मैंने बताया, आई से इन्वेस्टिगेशन बताया, ठीक है। क्योंकि आपसे वो इस तरीके से भी तो पूछ सकता है ना कि द इन्वेस्टिगेशन इज डिफाइंड इन सब क्लास आई विच सेज दैट, फिर आगे उससे ये कह देगा इंक्लूड्स ऑल द प्रोसीडिंग अंडर दिस, तो अंडर दिस कोड आ गया। अंडर दिस कोड फॉर कलेक्शन ऑफ डैश, अब कलेक्शन ऑफ किस चीज़ की, कलेक्शन ऑफ एविडेंस कंडक्टेड बाय पुलिस। तो इन्वेस्टिगेशन कौन करती है, इन्वेस्टिगेशन इज ऑलवेज कंडक्टेड बाय पुलिस। और जो एफआईआर करती है 154 की, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन कहाँ होती है, 156 की, 156 के अंदर उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है, ठीक है। और नॉन जो हमारे पास 155 के जितने भी हमारे पास रिपोर्ट्स होती हैं उसके अंदर भी इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट हो सकती है 156 सब क्लास बी के अंदर, तो वो हम आगे चल के इन्वेस्टिगेशन के साथ ही पढ़ेंगे। फिर उसके बाद क्या आ जाता है, उसके बाद आ जाता है ऑफेंस। कह रहा है कि ऑफेंस क्या है, ऑफेंस मीन्स एन एक्ट और ओमिशन विच इज़ पनिशेबल बाय लॉ, यानी कि कानून की नज़र में अगर कोई भी जुर्म है तो उसको हम ऑफेंस कहेंगे। और फिर इसके आगे ये बता दिया इसने कि कैटल ट्रेसपास एक्ट 1871 के अंदर भी अगर कुछ मौजूद है तो वो भी ऑफेंस के अंदर काउंट होगा। फिर आ जाता है पुलिस स्टेशन। अब देखें पुलिस स्टेशन की डेफिनेशन क्या है। पुलिस स्टेशन की डेफिनेशन के अंदर कह रहा है एनी प्लेस डिक्लेयर्ड जनरली, कि जनरली गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया हो कि ये पुलिस स्टेशन है। पुलिस स्टेशन के अंदर सबसे जो मिनिमाइज जगह होती है वो चौकी होती है, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम पुलिस स्टेशन डिक्लेयर नहीं करवा सकते। पुलिस स्टेशन मतलब कि कोई भी ऐसी जगह जो कि गवर्नमेंट डिक्लेयर करे कि ये पुलिस स्टेशन है, तो उसको हम कहेंगे कि ये पुलिस स्टेशन है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास वर्ड है इसी सेक्शन के अंदर, सेक्शन 4 के अंदर कह रहा है कि अगर पीपीसी के अंदर जो भी वर्ड्स हैं, पीपीसी की डेफिनेशन के अंदर जो भी वर्ड्स हैं वो सारे के सारे कलेक्टिवली यहाँ पर उनकी सेम ही मीनिंग है। फिर उसके बाद सेक्शन 5 कह रहा है ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस। पीपीसी के अंदर जितने भी ऑफेंसेस बताए गए हैं उन सब का ट्रायल चलाया जाएगा सीआरपीसी के तहत, ठीक है। अब यहाँ पर आपने रुक जाना है। यूट्यूब से अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, यूट्यूब से हेल्प लेने के लिए सीआरपीसी पढ़ते हैं। यूट्यूब के अंदर बहुत सारे इंडियन बैठे हैं, तो इंडियन सीआरपीसी चेंज है, पाकिस्तान सीआरपीसी चेंज है। इंडियन का स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट चेंज है, पाकिस्तान का स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट चेंज है। तो यहाँ पर अक्सर स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो आपने प्रिकॉशंस के साथ जो है लेक्चर वगैरह सुन लेना है। अब यहाँ तक किसी भी किस्म की कोई भी क्यूरी है, कोई भी क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप कर सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह डेली बेसिस पे हम क्या करेंगे, एक एक चैप्टर इसका क्लियर करेंगे और उसके बाद फिर हम आगे पीपीसी की तरफ चलेंगे।